यस और नो? और सभी लोग बताएं, यही तो हमारी अप्रोच थी कि ये ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। ठीक वैसे ही ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन से भी ऊपर जा रहा है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं ना कि स्टॉक हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है? तो एक बात तो समझ में आ चुकी है कि ये जो आज का मूव आया है, मतलब यदि मैं एक इस तरह से आपको समझाऊं कि स्टॉक यहां पर ही तो इसने ईयरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन में एंट्री दी, ये वाले पॉइंट पर ही तो ईयरली और हाफ ईयरली की डिमांड जोन में एंट्री थी। यहां से यदि यहां तक का मोमेंट कैप्चर करूं तो ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास रिटर्न हो गया द डे ऑफ एंट्री। इस डिमांड जोन में जब इसने एंट्री करी और यहां से ये 40% का मूव ऑलमोस्ट हो गया, देख रहे हैं आप कितना टाइम लगा? 1 मंथ 4 वीक 2 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ के आसपास इसमें ये मोमेंट हुआ, अप्रैल 7 से लेकर जून 6, कह सकते हैं ना। 40 बार 40 डेज में इसने 40%, ये लिखा आ रहा है 40 डेज में 40% का रिटर्न। क्या मैं ये कह सकता हूं ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है? यस, बिल्कुल सही। यहां पर गया था मैं इस टूल के लिए, टूल बार में, और उसके बाद में मेजर टूल पर आया और उसके बाद इसको मैंने इस तरह से जहां से जहां तक मुझे मेजर करना था वो मैंने किया। तो एक बात तो तय थी कि ये स्टॉक में ऊपर जाना है, ऊपर जाएगा ही। बट ऐसा कैसे कि कल हमने बोला और आज ही चला गया? ये कैसे? बात होगी इसके बारे में, बट एक बात ये तय है कि ये स्टॉक जो है बड़े टाइम फ्रेम ईयरली और हाफ ईयरली की डिमांड से ऊपर जा रहा था, तो उसे ऊपर जाना ही था। कल चला गया, आज चला गया, ये हमारा लक है, ये हमारी टाइमिंग है, ये हमारी स्किल है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि स्टॉक क्वार्टरली के डिमांड से ऊपर जा रहा है? यदि इसकी टॉप डाउन अप्रोच करने बैठूं तो मैं यही नोट डाउन करूंगा, स्टॉक इज रिएक्टिंग फ्रॉम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली डिमांड जोन्स, एंड ऑल एंड ऑल सप्लाई जोन्स आर फार अवे। सभी के सभी सप्लाई जोन दूर हैं। ना प्राइस ईयरली सप्लाई जोन पर पहुंची, ना हाफ ईयरली पर, ना क्वार्टरली पर। सभी के सभी सप्लाई जोन दूर है, ना मंथली पर। और क्या मैं कह सकता हूं प्राइस मंथली के भी डिमांड से ऊपर गई है? तो इसको मैं कोई हाफ ईयरली इनकम ट्रेड में कंसीडर करूं, इसको मैं कोई ईयरली इनकम ट्रेड में कंसीडर करूं, सब तरह की ट्रेड एक तरह से है। और आप एक छोटी सी बात देखिए कि मतलब ये आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, टॉप डाउन अप्रोच, जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी हम स्टॉक के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं उसके बारे में एक बहुत ही सुंदर बात कह रहा हूं कि इस एरिया में हमें ये पता है बाइंग है, यस और नो? ईयरली के इस एरिया में हमें पता है ना बाइंग है, हाफ ईयरली के भी इस एरिया में हमें पता है ना बाइंग है। हम और लोअर टाइम फ्रेम पर क्यों जाते गए? यदि हम ईयरली से हाफ ईयरली आए, यदि हम हाफ ईयरली से नीचे क्वार्टरली गए, हम क्यों गए? क्या जरूरत थी? हम ये जानना चाह रहे थे। हमें ये तो पता है कि इस वाली रेंज में बाइंग आई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इस वाली रेंज में बाइंग आई है। बट उस रेंज की बाइंग जो है उसमें भी हम कोई अच्छा बाइंग का बंच निकालना चाहते हैं, उसमें से भी हम एक पोटेंशियल बाइंग का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस रेंज में से भी, इस रेंज से में भी हम अच्छा पोटेंशियल बाइंग वाला एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जितना गहरा जाएंगे उतनी ही अच्छी चीज मिलेगी आपको। एक कहानी मैंने सुनी थी, एक लकड़हारा था जो लकड़ियां बीनता था जंगल में, और बहुत सालों से वो जंगल में लकड़ियां बीनता था। और वहां उसी जंगल में एक साधु महात्मा भी रहते थे। वो डेली आता, उनके पैर छूता, लकड़ी बीनता, अपना रोटी पानी का इंतजाम करता, सब चल रहा था। एक दिन उन साधु को लगा कि इसको कुछ बताना चाहिए। उन्होंने बोला कि तू क्या करता? बोले लकड़ियां बीनता। कहां तक जाता? बोले यहां तक जाता। और आगे जा, और आगे बढ़। उन्होंने ये कहा कि तू और आगे बढ़। उसको ये बात जची। नेक्स्ट टाइम जब वो लकड़ी बीनने गया तो वो आगे गया, उसको आगे गया जंगल में, और गहरा गया जंगल में, तो उसे चंदन की लकड़ियां मिली। बड़ा खुश हुआ कि चंदन की लकड़ियां मिली, ये पहले मुझे पता होता अब तक तो कब तक का मैं पैसे वाला बन जाता। लकड़ियां लाया, चंदन की लकड़ियां बेची, फिर मौज में, आदत थी डेली काम करने की तो फिर गया वापस। अब चंदन की लकड़ियां जहां तक थी वहां तक तो पहुंच गया,
उसके बाद उसे फिर से उन्हीं साधु की याद आई कि उन्होंने कहा था कि और आगे जा, ये तो नहीं कहा था कि यहीं तक जा, और आगे जा। और आगे गया तो वहां चांदी की खान मिली, और खुश हुआ। फिर दूसरे तीसरे दिन वापस गया, तब चांदी की खान तक पहुंचा। वहां पर फिर उसे फिर से वही वाली बात याद आई कि उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि यहां तक रुक जाना, उन्होंने कहा और आगे जा, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे जा। फिर वो चांदी की खान तक भी पहुंचा, ऐसे हीरे की खान तक भी पहुंचा। आगे बढ़ने से उसने एक बात पकड़ ली कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है। जितना आगे जाता गया उतना ही उसका मुनाफा होता गया, उतना ही वो चीजों को नई 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 चीजों को एक्सप्लोर करता गया, और उसका खजाना बढ़ता गया, एक बात से कि और आगे जाना है मुझे। आपको भी जितना मैं बता दूं, जितना आपने अरुण सर वाले वीडियो में सीखा, जहां से भी जो कुछ भी सीखो, उससे भी आगे बढ़ना है, उससे भी आगे जाना है। खुद का दिमाग लगाओगे पहुंच जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमें शेयर करते हैं कि सर हमने ये चीज नोटिस करी यार, ऐसा ऐसा होता है। फिर हम भी नोटिस करते हैं कुछ एक दो महीने, हम कहते हैं यार होता तो है, बिल्कुल होता है। वैसा आपको भी होना है। और यही सेम लॉजिक में कह सकता हूं यहां पर इन चार्ट्स को देखने में कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा गहरे में जाओ, आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में अच्छा एरिया कहाँ है। तो उस पूरे ईयरली के रेंज में सोचिए, मंथली की कोई ये रेंज थी जहां पर प्राइस हाई और इतनी शानदार तरीके से ऊपर जा रही है। यही टॉप डाउन अप्रोच की खूबसूरती है, यही टॉप डाउन अप्रोच के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो हमें पूरे टाइम फ्रेम, मतलब स्टॉक की पूरी हिस्ट्री के बारे में बता देती है। जब हमें किसी की हिस्ट्री पता है तो हमें एक्शन लेने में बहुत आसानी होगी। आप किसी से डील करने गए अपने बिजनेस के पर्पज से, आपको यदि उस इंसान के बारे में सब कुछ पता है तो आपको ये अंदाजा है आपको क्या बात करनी है, कितना नेगोशिएट करना है, क्या पासा फेंकना है, सब कुछ पता है। क्योंकि आपको उस इंसान की सारी हिस्ट्री के बारे में पता है। एग्जैक्टली हम टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू इसी हिस्ट्री के बारे में जानना कोशिश करते हैं। स्टॉक की हिस्ट्री वो हमें पता चल रही है। स्टॉक ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है और किसी सप्लाई जोन में नहीं पहुंचा। एग्जैक्टली देख लीजिए, वीकली के भी वो ब्रेक हो चुका है। ऐसे ही वीकली के भी डिमांड जोन से ऊपर गया। मतलब उसमें पहले मैं ईयरली, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड की बात कर रहा था, अब मेरे पास वीकली इनकम ट्रेड भी है, सॉरी क्वार्टरली इनकम ट्रेड भी है। हर तरह की ट्रेड से ऊपर जा रहा है। और इस ऊपर जाने में क्या उसे एक बार भी किसी भी वीकली के सप्लाई जोन का भी सामना करना पड़ा? वीकली के सप्लाई जोन से भी फाइट करनी पड़ी है? था क्या कोई वीकली का सप्लाई जोन? ये है जहां तक प्राइस अभी पहुंची ही नहीं है। ये सप्लाई जोन है जहां तक प्राइस अभी पहुंची नहीं है। और डेली पर यदि मैं जाता हूं, क्या डेली पर तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, डेली पर कोई बड़ी बात नहीं। बट एक बात तय हो गई कि स्टॉक यहां से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता रहा, और ऊपर की तरफ जाने में देखिए उसके कंसोलिडेशन को देखिए। जो क्या मैं ये एक प्राइस की रेंज का नैरो हो जाना है? मतलब क्या ये जो कैंडल्स बनी, 10 कैंडल्स बनी यहां से 21 में से 30 में तक, 10 कैंडल जो बनी है, क्या इन्होंने प्राइस की रेंज को बहुत ज्यादा से ज्यादा नैरो कर दिया? बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा। अब पता है क्या होता है जब नैरो रेंज होने लगती है ना, और आपको कोई फॉर्मूला मैंने बता दिया, एक बात कह दी कि नैरो रेंज हो गई तो ब्रेकआउट आएगा। आपका ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन थर्ड फोर्थ कैंडल के बाद भी बना, किसी का फिफ्थ कैंडल के बाद बना, किसी का सिक्स कैंडल के बाद बना, किसी का सेवन, किसी का एट, किसी का नाइन, किसी का 10, किसी का 11। सबका अपना अपना नजरिया हो जाएगा कि वो अपने टेक्निकल से कोई मतलब नहीं रहा, प्राइस एक्शन से कोई मतलब नहीं रहा। उनके सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने उस पर्सनल बिहेवियर, अपनी उस पर्सनल डिमांड के ऊपर डिपेंड हो गई कि उन्हें अब जल्दी से जल्दी ट्रेड चाहिए। अब टेक्निकल से कोई मतलब नहीं रही है, मैं साइकोलॉजी की बात बता रहा हूं कि कोई तीसरी कैंडल के बाद सोच रहा है कंसल्टेशन खत्म होगा, कोई फोर्थ, कोई फिफ्थ, कोई सिक्स, कोई सेवन, कोई एट, कोई नाइन। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो जाएगी, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, अपने अपने ट्रेडिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग। बट वो एग्जैक्ट टाइमिंग कई कई बार हमसे होता है, हमसे कई कई बार ऐसा भी हो जाता है पूरा महीना स्टॉक साइडवेज रह गया, रह गया तो रह गया, क्या कर सकते हैं? रह गया तो रह गया, कुछ नहीं कर सकते। कई कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन पकड़ा उसी दिन चला गया स्टॉक।
कई बार 2 दिन पहले, कई बार 3 ये तो गेम का पार्ट है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं एग्जैक्ट उसी दिन की बात खबर लगाऊं कि उसी दिन जाएगा। वो खुद धीरे 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 करके आएगा। बट एक बात यहां दिख रही है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, और क्या मैं ये कह सकता हूं ये सारा का सारा कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से हो रहा है। और उस बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की ही बात नहीं है। आप देखिएगा, ये एक ड्रॉप बेस रैली का नॉर्मल सा एरिया था ना, इसमें भी प्राइस आती है और यहां से ऊपर, मतलब ये नॉर्मल से एरिया से भी प्राइस ऊपर चली गई, इस नॉर्मल से एरिया से भी प्राइस ऊपर चली, मतलब फॉलो होने लगे। मैंने क्या कहा 11th क्लास में, प्राइस एक्शन समझने का एक आसान सी तरीका कि क्या हो रहा है स्टॉक में, डिमांड जोन्स फॉलो हो रहे हैं या सप्लाई जोन्स फॉलो हो रहे हैं। डिमांड जोन्स फॉलो होने लगे और डिमांड जोन से चल रही है, प्राइस किसी सप्लाई जोन में पहुंची नहीं है, और फिर यहां पर ये वाली कैंडल, ये भी तो ठीक ऐसी 8 से 10% वाली कैंडल थी। क्या मैं कह सकता हूं इस वाली कैंडल ने इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दी? यस, इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है इसी कैंडल ने, और एग्जैक्टली प्राइस 2 दिन का स्टॉपेज लेकर फिर आज ये वाली रेंज से कहीं ऊपर, और हो सकता था ये यहां तक आ जाती बट नहीं आई। मैं आपको बस बता रहा हूं कि इसमें 125 मिनट पर कुछ था क्या, देखिए कुछ था 125 मिनट पर, नीचे था, बिना 125 मिनट के जोन में आए ऊपर से चले गए। 75 मिनट पर कुछ था, बिना 75 मिनट पर आए ऊपर चले गए, ये था तो सही, बट ऊपर चले गए, इस रेंज से ऊपर चले गए। 60 मिनट देखते हैं, 60 मिनट पे था, 60 मिनट पे भी कुछ नहीं था। 15 मिनट था क्या, 50 मिनट पर भी कुछ नहीं था। 10 मिनट था क्या, 10 मिनट पर भी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जिस एरिया से प्राइस ऊपर गई है लोअर टाइम फ्रेम पर भी कुछ नहीं है, जो था वो नीचे था, बट फिर भी यहां से प्राइस गई। अब बिगिनर को तो यही वेट करना है कि भाई प्राइस जब तक मेरे इस 75 जो मैं यहां सर्कल मार्क कर रहा हूं, इस 75 125 मिनट पर आती तो 100% मैं इसको बाय करने के लिए सोचता, क्योंकि उस 75 125 मिनट वाले ने इस वाली रेंज के ऊपर ब्रेक करके प्राइस को क्लोजिंग दी, उसके बारे में सोचता, बट उससे पहले भी रिएक्ट कर गई। अब कोई डिमांड जोन का इंतजार कर रहा है, वो इंसान गलत नहीं है कि वो डिमांड जोन का इंतजार कर रहा है, बिल्कुल 101% करना ही चाहिए। बट कोई इतना एक्सपर्ट भी हो चुका है, एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपर्टाइज की बात कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहा, एक्सपर्टाइज की बात कर रहा हूं। कोई इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि भाई यहां पर बिना डिमांड जोन में भी उसको ऐसा लग रहा है कि यहां से स्टॉक ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस रेंज को ब्रेक करने में यहां पर भी कुछ रहा, कुछ भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका उस स्टॉक के लिए एक 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 उसने जितना स्टॉक को टाइम दिया देखने में, सिर्फ वही उसको रिटर्न में मिल रहा है। एक स्टॉक को फेवरेट स्टॉक बनाने में जितना टाइम दिया वही उसका रिटर्न मिला है। और आप इसे परेशान मत होइएगा कि हमेशा 75 125 मिनट के एरिया में आने से पहले ही रिएक्ट कर जाएगी, नहीं। ये समझिए 60-70% केस में आती है प्राइस, और कोई 30-40% केस में नहीं आती, ठीक है, बट ये भी हो जाएगा। आज यदि स्ट्रिंग टूल्स का एग्जांपल आज हम लाइव क्लास में सीख रहे हैं, तो शायद ज्यादातर टाइम आपको ये याद रहे, ज्यादातर टाइम आपको याद रहे। यहां आ जाती तो एक और शानदार परफेक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल होता कि 75 मिनट के डिमांड से ऊपर गई, बट नहीं आई, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर से चली गई। बट इस ऊपर से जाने में एक बात तो तय थी ना कि इसमें डिमांड जोन फॉलो हो रहे थे, प्राइस की रेंज नैरो थी, और प्राइस बहुत बड़े टाइम फ्रेम के बहुत सारे जोन से ऊपर जा रही थी, यस और नो। बस यही सोचना है, यही देखना है, यही मार्केट के स्टॉक के बारे में अपना व्यू बनाना है। आपको टॉप डाउन अप्रोच करने के लिए बोला इस वजह से कि आपको व्यू बनाना आए, आपको अपना व्यू बनाना है किसी स्टॉक के बारे में कि ये कहां जाएगा, कहां रुक सकता है। क्या आपको लगता है कि ये वीकली के सप्लाई जोन पर एक बार रुक सकता है? यस, बिल्कुल रुक सकता है, रुकेगा। तो ये व्यू ही तो रहा। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक अनदर लेवल है, वो एक अनदर जर्नी है, बट पहले उससे यही आइडिया तो लगाना है कि कहां पर रुक सकता है, कहां तक जा सकता है। अब पता है मेरे पास ये है स्टॉक, अब इसमें मैं ये सोचूं कि यार मैं वीकली के सप्लाई जोन पर एंट्री कर दूं। अब आप खुद खुद अपने आप को मेरी जगह और मुझे आपकी जगह लेकर देखिए। मान के चलिए मेरा स्टॉक ये यहां से मैंने बाय किया हुआ है या यहां से मैंने बाय किया हुआ, आप एक बात समझिए कि ये यदि ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक यदि ऊपर जा रहा है और
मुझे ये पता चला एज ए ट्रेडर कि यहाँ पर वीकली के इस 384 पर जाते ही ये एक बार के लिए रुक जाएगा। क्या मुझे इस सिचुएशन में इस वाले ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए? नहीं। बट पता है, जिस दिन प्राइस यहाँ पहुंचेगी, गलती से पहुंचने के बाद जिस दिन 8 to 10% होगी, कहीं ना कहीं डर लगेगा यार, धीरे धीरे करके भी नीचे आने लगेगी ना, तो कहीं ना कहीं डर लगेगा। मुझे नहीं लगेगा, आप लोगों को लगेगा। और मुझे क्यों नहीं लगेगा और आप लोगों को भी क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम से प्राइस ऊपर जा रही है। और जस्ट इतने बड़े टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में एक वीकली का सप्लाई जोन, कोई बात नहीं, रोकेगा, नीचे की तरफ भी पुश करेगा। बट उसमें मैं नहीं कि मैं इसमें बिना बात के इस वीकली के अकेले सप्लाई जोन की वजह से 10 ट्रेड कर डालूं, एक बार यहां पर एग्जिट हुआ, फिर यहां पर आए फिर लो, यहां पर आए फिर लो। वो नजरिया आपको, जो मैंने कल आपको एक बात बोली थी ना, क्लियरिटी ऑन ऑब्जेक्टिव, वो इस वाली ट्रेड से आपको समझनी चाहिए। यहां पर उस क्लियरिटी के बारे में ही मैं बात करना चाह रहा था, जो मैंने कल एग्जांपल्स कुछ दिए, कि इतनी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि ये ट्रेड यदि आपने ली है और इसमें आपको पता है कि एटलीस्ट इस वीकली के सप्लाई जोन से, मंथली के सप्लाई जोन से पहले कुछ नहीं है, तो इसके बीच में आने वाले छोटे मोटे सप्लाई जोन की वजह से, जैसे कि ये रहा, इनकी वजह से आपको घबरा कर उनसे एग्जिट नहीं हो जाना है। और ऐसा देखिए, जब ट्रेड फाइंड आउट करने के टाइम पर अलग सेंटीमेंट होता है, ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम पर अलग सेंटीमेंट होता है, और रनिंग ट्रेड में अलग सेंटीमेंट होता है। इन तीनों से ट्रेड जब फाइंड आउट कर रहे हैं अलग सेंटीमेंट है, ट्रेड में एग्जीक्यूशन के टाइम पर अलग सेंटीमेंट है, ट्रेड जब चल रही होती है रनिंग ट्रेड में, तीनों टाइम में अलग अलग सेंटीमेंट्स काम करते हैं। और सक्सेसफुल ट्रेडर वही हो पाता है जो इन तीनों टाइम ओरिजन्स में, इन तीनों टाइम फ्रेम्स में अपनी सोच को एक जैसा रखे, कि जो मैंने बहुत शांति से रिसर्च करी, स्टॉक के बारे में प्रेडिक्शन लगाई, उसकी एंट्री में किसी भी और सर्कमस्टेंसेस की वजह से चेंज क्यों करूं? एंट्री लेने के बाद भी कोई भी न्यूज, कोई भी इवेंट, कुछ भी हो, उसमें मैं फिर बाद में चेंज क्यों करूं, जब ट्रेड मेरी चल रही है? ऐसा नहीं करना। और वो जिसने ऐसा कर लिया कि हाँ ठीक है, तीनों टाइम पर मेरी सोच एक जैसी हो गई, रिसर्च करते टाइम भी, एग्जीक्यूशन के टाइम भी, और रनिंग ट्रेड में भी, वो बन गया ट्रेडर, वो बन गया ट्रेडर। और ये जो वीकली का सप्लाई जोन है, ये मुझे पता है यार, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का डिमांड जोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली का सप्लाई जोन यदि नीचे लाएगा भी, तो स्टॉक अपने लिए, खुद के लिए सीढ़ियां बनाते जा रहा है। ये वीकली का एक सप्लाई टाइप, डिमांड टाइप स्ट्रक्चर है, ये डेली का एक डिमांड डिमांड अच्छा स्ट्रक्चर है। स्टॉक अपने लिए, खुद के लिए भी अच्छे अच्छे एरियाज बनाते हो जा रहा है, कि गलती से उसे नीचे आना पड़े तो ये सीढ़ी पर आ गया। आप किसी सीढ़ी को चढ़ रहे हो, सिर्फ 20 फीट की ऊंचाई है, उसमें हर एक फीट पर सीढ़ी लगी हुई है। आप यदि ऊपर जाकर 10 फीट ऊपर जाकर भी नीचे फिसलते हैं, तो क्या 9, 8, 7 ये फीट पे जो सीढ़ियां लगी हुई हैं, उन पर आपके रुकने की पॉसिबिलिटीज हैं? बिल्कुल है। और वहीं पे मैं ऐसा करूं कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं, हर फीट पे सीढ़ी थी, ऊपर चढ़ते गए, और आप जैसे ही 10वीं सीढ़ी तक पहुंचे, मैंने 9, 8, 7, 6, 5 ये सारी सीढ़ियां हटा दी। अब आप गिरोगे भी तो कहां जाकर गिरोगे, कहां पहुंचोगे? फोर्थ पर, थर्ड पर। ठीक ऐसे ही ये डिमांड जोन है, ये प्राइस को ऊपर पहुंचाने के लिए ये सीढ़ियों का काम करेंगे। उनमें ये यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, पहुंच गई, ठीक है, नीचे आ रहे, ठीक है, कोई न्यूज वाले डरा रहे हैं, ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन हुई, किसी ब्रोकर से बात हुई, उसने डराया, ठीक है, किसी डीलर से बात हुई, उसने डराया, ठीक है, किसी फ्रेंड से बात हुई, उसने डराया, ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी दुनिया आपको डराने की कोशिश करे, आप अपनी दुनिया में आ जाओ, चार्ट की दुनिया में। चार्ट कह देगा आपसे अपने आप ही कि हाँ भाई अब एग्जिट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना होना था वो हो गया। वीकली के, मंथली के सप्लाई जोन में न्यूज आए, आपको खुश होना चाहिए, ठीक है, मैं तो पहले से ही एग्जिट होने की सोच रहा था।
अब तो बस और लोगों को बहकाने के लिए ये न्यूज़ है, बस। जैसे ही परेशानी हो, जैसे ही परेशानी हो, तुरंत अपने घर लौट आओ। होता है ना कई-कई बार जो बाहर रहते हैं अपने घरों से या डेली काम के सिलसिले में भी बाहर जाते हैं अपने घर से, ज़्यादा परेशानी होती है, घर की तरफ भागने का मन करता। घर पहुँच जाएँ एक बार, सब माहौल सा ठीक हो जाएगा। ये वही घर है चार्ट। जब भी आपको आस-पास की दुनिया परेशान करे, आपकी इन्फॉर्मेशन परेशान करे, जो मेंटल क्लैरिटी में आपने वीडियो में देखी थी अरुण सर ने जो बनाया, तब तुरंत की तुरंत अपने घर, अपने चार्ट पर पहुँच जाओ। सारी कहानियाँ आपके फ़ेवर में होंगी, सारी की सारी कहानी। ठीक है? क्लियर हुआ पॉइंट आपको वो, जो मैंने अभी बताया है? और एक्चुअली आपको न्यूज़ प्रेडिक्ट करना आता है? नहीं। आपको स्टॉक के बारे में चार्ट के अलावा क्या देखना आता है? जो मुझे आता है मैं वही तो करूँगा। बस, वही आपको करना है। न्यूज़ का प्रेडिक्शन बहुत आसान नहीं है करना कि हम न्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकें। किसी के ब्रोकर के ट्रैप को हम पहचान सकें, ये बहुत आसान नहीं है। आसान क्या है कि मुझे ये आता है। मैंने उसका कोर्स नहीं किया हुआ कि न्यूज़ कौन-सी सही, कौन-सी गलत। मैंने उसका कोर्स नहीं हुआ, कौन मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो सही या गलत। मैंने जो कोर्स किया हुआ, मैंने जो स्टडी की है, मुझे जो पता है, वो चार्ट का पता है, चार्ट पर क्या होगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। यदि मैं बात करूं हाफ एलडी का डिमांड जो वो टेस्टेड है वो राजीव नारंग जी, ये सेल की यदि मैं बात करता हूं, सेल की यदि बात करता हूं, यहां पर ईयरली पर कोई डिमांड जोन दिख रहा है क्या आपको? कोई डिमांड जोन नहीं है, कोई डिमांड जोन नहीं जिसके बारे में कहता हूं। राजीव जी आप जिसके लिए कह रहे हो ना, अभी टेस्टेड हो गया, प्राइस इस रेंज से ऊपर चली गई। ये ऊपर वाला तो ब्रेक हो चुका था ऑलरेडी, इसके बारे में मैं कल लास्ट क्लास में बता भी चुका था कि ट्रेड स्टॉप लॉस हुई थी इसमें। ईयरली पर कोई डिमांड नहीं है और अभी ये सप्लाई टाइप की स्ट्रक्चर भी नहीं लग रही, बट हाँ ये जरूर पता है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसमें शायद लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ हो, शायद लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ हो, तो वहां मिल जाएगी अच्छी पिक्चर, वहां मिल जाएगी। इसको अननेसेसरी इतनी बड़ी रेंज को मार्क करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ हो, बट ईयरली पर ना डिमांड है ना सप्लाई है, ना ये पता चल पा रहा है कि ईयरली पर प्राइस कहां से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि ना किसी डिमांड से रिएक्ट कर रही है ना किसी सप्लाई से। हाफ ईयरली पहुंचते हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास बिल्कुल पास वाले जो डिमांड सप्लाई हैं उसमें एक ये एरिया है, इसको यदि मैं ऐसे भी मार्क करता हूं, ठीक है, इस तरह से मार्क कर लेते हैं। क्या ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन ठीक है मेरे लिए? बिल्कुल ठीक है। अच्छा रैली है, इसने इस वाली रेंज को ब्रेक किया और ऊपर मेरे पास हाफ ईयरली का सप्लाई जोन भी है। मैंने क्या किया है, पास के डिमांड सप्लाई, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई, उनको पास के जो डिमांड सप्लाई हैं उनको मार्क कर दिया। ठीक है, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन, ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन। क्वार्टरली पर जाते हैं। अभी क्या प्राइस किसी डिमांड या सप्लाई से चल रही है क्या? डिमांड सप्लाई से ऊपर नीचे हो रही है क्या? कोई डिमांड सप्लाई से ना डिमांड में आई है ना सप्लाई में पहुंची है। क्वार्टरली पर हम गए, क्या मैं ये कह सकता हूं प्राइस फिलहाल क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन से नीचे आ रही है? प्राइस फिलहाल क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। और क्या किसी क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंची है क्या? नहीं, क्वार्टरली के किसी डिमांड में भी नहीं पहुंची। मतलब अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलर्स के हाथ में ही कमांड है। यस और नो? सेलर्स के हाथ में कमांड, और कोई इसको भी सप्लाई जोन मानेगा क्या, ये जो रैली बेस्ड ड्रॉप है? नहीं। एक एरिया नीचे शायद कोई सप्लाई जोन हो मंथली पर, बट ये नहीं, क्योंकि देखो लेगआउट कैंडल खुद अपने आप में बेस से भी नीचे नहीं जा पाई। मतलब अचीवमेंट बहुत दूर की बात है, लेग इन से नीचे भी आना बहुत दूर की बात है, बेस से भी नीचे नहीं आ पाई। अभी ये कोई एरिया नहीं है। मंथली पर चलता है। क्या ऐसा नजर आ रहा है कि इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन से भी प्राइस नीचे आ रही है? मतलब ये कहीं ना कहीं
क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन से, और मैं कहूं तो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड टाइप स्ट्रक्चर है शॉर्ट की, वहां से प्राइस नीचे आ रही है। और नीचे आते हुए कमाल की बात यह है कि इसने किसी डिमांड जोन में एंट्री नहीं दी, ना हाफ ईयरली डिमांड जोन में, ना क्वार्टरली डिमांड जोन में, ना मंथली की डिमांड जोन में, किसी डिमांड जोन में एंट्री नहीं दी है। बट एक बात है कि फिलहाल अभी इसने मंथली पर एक नया लोकेशन बनाया है, रैली बेस रैली। फ्रेश बाइंग, बिल्कुल फ्रेश बाइंग, नई बाइंग आ सकती है रैली बेस रैली का। एक अब ये फ्रेश बाइंग आप देखो, जब मार्केट पूरा नीचे आया, मार्केट में भी तो इसी तरह से रिकवरी थी। और मैं बताऊंगा जिस दिन ये मेटल सेक्टर का शेयर है, मेटल सेक्टर का शेयर है, जब हम सेक्टोरियल एनालिसिस में आएंगे 15th या 16th क्लास में, तब आपको पता लगेगा कि क्या हुआ। फ्रेश ने इस स्टॉक ने मंथली पर ये रैली बेस रैली का डिमांड बनाया, और अभी फिलहाल प्राइस मंथली के सप्लाई जोन में। मतलब कहीं भी मुझे ये तो नहीं लग रहा कि अभी मैं कहीं इसमें लॉन्ग होने की सोच सकता हूं क्या? नहीं सोच सकता, कोई लॉन्ग होने की नहीं सोच सकता। अब यदि मैंने आपके सामने, अभी नीचे के टाइम फ्रेम पर नहीं जा रहा हूं, मुझे नहीं पता इसमें ट्रेड मिलेगी नहीं मिलेगी, बट आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। क्या प्राइस क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही थी? यस। क्या प्राइस सफिशिएंट नीचे आ पाई? ये डाउन मूव सफिशिएंट था? देखिए कितना डाउन डाउन मूव है, मेजर करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा हूं 43% के आसपास का डाउन मूव आ चुका है। अच्छा खासा नीचे आ चुकी है प्राइस, ठीक ठाक नीचे आ चुकी है, ठीक है। वो बात अलग है कि स्टॉक किसी डिमांड जोन तक नहीं पहुंचा। ये बात अलग है कि स्टॉक किसी डिमांड जोन तक नहीं पहुंचा, यस और नो? स्टॉक किसी डिमांड जोन तक नहीं पहुंचा। बट सिर्फ मैं मंथली की पिक्चर को देखूं, तो क्या मेरे पास एमआईटी शॉर्ट की ट्रेड इस मंथली के सप्लाई जोन में, एंड एमआईटी लॉन्ग की ट्रेड इस मंथली के डिमांड जोन में मिलती है, तो क्या मैं उसे ट्रेड कर सकता हूं? कर सकता हूं। शॉर्ट भी कर सकता हूं यदि मंथली के डिमांड जोन में, मंथली की सप्लाई जोन में कोई ट्रेड मिलती है कोइंसाइड, और लॉन्ग भी कर सकता हूं यदि मंथली के डिमांड जोन में कोई ट्रेड मिलती है कोइंसाइड। बट एक और छोटी सी पॉइंट, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखनी, छोटी छोटी बातें भी नोट्स में लिखनी है, कि प्राइस एक्शन देखते टाइम समझने के लिए कौन कौन से पॉइंट जरूरी होता है। मैं पर्सनली क्या चाहूंगा कि मंथली के सप्लाई जोन में ना ट्रेंड भले ही फेवर में ना हो, कोइंसाइडिंग है, ट्रेंड भले ही फेवर में ना हो, मैं ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्ट नहीं कर रही थी प्राइस। बट मंथली के इस डिमांड जोन में ना, मंथली के इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में मैं ये चाहूंगा कि भले ही कोइंसाइड कर रहा हो जोन, ट्रेंड फेवर में हो। क्या ये मेरा सोचना सही है? मेरा अपनी इस ट्रेड को और स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक एमआईटी ट्रेड है। आप सारे टाइम फ्रेम को लिख लो, नोट डाउन करो, क्वार्टरली सप्लाई, मंथली सप्लाई, हाफ ईयरली सप्लाई, मंथली सेकंड टाइम सप्लाई, मतलब ज्यादातर आपको सेलिंग सेलिंग सप्लाई सप्लाई की बातें समझ सुनाई देंगी। बाइंग की सिर्फ मंथली के डिमांड जोन पर बात नजर आ रही है, यस और नो? क्वार्टरली पर कोई नजर है? क्वार्टरली का ना कोई लोकेशन बना, ना कुछ और, ना प्राइस भाई कहीं पहुंची, सिर्फ मंथली का डिमांड जोन। तो मतलब मेरे पास बायर्स के फेवर में ज्यादा कहानी नहीं है। बट स्टिल यदि कोइंसाइडिंग एरिया मिले, इस पूरे रिवर्सल को देखकर, बिना किसी डिमांड जोन में आए हुए, आने के बाद इस रिवर्सल को देखकर मेरा दिल जरूर कर रहा है कि हाँ, इसमें कोई ट्रेड यदि होती है जो कि इसे प्रॉपर कोइंसाइड करे, ट्रेंड भी फेवर में हो, तो मैं कर सकता हूं। ये आप जब चार्ट को देखकर एक बार के लिए रुक गए और आपने सोचना स्टार्ट किया, तब आपको समझ आया कि स्टॉक कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है। तब आपको, तब इतने सारे फैक्टर्स को आप याद रख पाएंगे, और इतने सारे फैक्टर्स याद रख पाएंगे तभी आपकी कम से कम ट्रेड स्टॉप लॉस होंगी, आपके गलत होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। अब वीकली पर चलते हैं। वीकली का आज के अकॉर्डिंग तो ट्रेंड हमारा डाउन है, जो मतलब अभी तक की स्टडी जो हमने की है, बट आगे चल के हो जाएगा, ठीक है। और डेली पर आते हैं। क्या डेली पर मेरे पास ये एक ठीक एग्जीक्यूशन है सेलिंग का, सप्लाई का, रैली बेस्ड ड्रॉप? इसके अलावा और कोई एरिया है ऊपर? कोई एरिया नहीं दिख रहा है।
ओके, मंथली पर, वीकली पर शायद कोई हो सकता है। हाँ, वीकली का भी यही एरिया है एक तरह से, थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो जाए। मतलब मेरे पास यदि मैं सेलिंग साइड की बात करूँ, तो एक ट्रेड ऑलरेडी हो सकती है, ये वाली ट्रेड यहाँ पर मैं इस तरह से 1:2 के टारगेट के लिए इसके बारे में बात कर सकता हूँ। ये मेरी सेलिंग साइड की ट्रेड है। और यदि इसी में मैं बाइंग साइड की ट्रेड की बात करूँ, तो मंथली का एलोकेशन और डेली का ये एग्जीक्यूशन, नॉन कोइंसाइडिंग की तो बात ही नहीं है। इस नॉन कोइंसाइडिंग एरिया की तो बात कर ही नहीं रहा। प्रॉपर कोइंसाइडिंग एरिया, प्रॉपर कोइंसाइडिंग एरिया, ये वाला एरिया। क्या इस एरिया में, नीचे वाले एरिया में मैं ट्रेड कर सकता हूं? एक बार के लिए मैं आपसे कहता हूं कि स्टॉक सिर्फ मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम को एक बार भूलने के लिए कहता हूं कि एक बार साइड में कर दो। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के सप्लाई जोन के एरिया को मैं भूलने के लिए कहता हूं साइड में कर दो। मैं कहता हूं कि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आएगी, और वो उसको, एक तो मेरे पास ये डिमांड जोन फर्स्ट है और एक मेरे पास ये डिमांड जोन सेकंड है। क्या दोनों ही डिमांड जोन्स का अपने आप में सफिशिएंट क्लोजिंग, सफिशिएंट अचीवमेंट है? बताइए। यस, बिल्कुल है। क्योंकि इस डेली के डिमांड जो, ने इस पूरी रेंज को, इवन यहाँ पर कोई वीकली का सप्लाई जोन रहा होगा, बैक साइड में जाकर देखिए, ये वीकली का सप्लाई जोन था, इस पूरी रेंज को ब्रेक किया हुआ है, वीकली के सप्लाई जोन्स को इसने ब्रेक किया हुआ है, इस एरिया ने, इस डेली की डिमांड। बट वही बात है कि ये, अब एक छोटी सी बात बताऊं, मैं यदि ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि भाई मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं, अब आपको सोचना है आप कौन से एरिया को ट्रेड करेंगे, ऊपर वाले को, नीचे वाले को। क्या ये कंप्लीटली आपका ट्रेडिंग बिहेवियर होगा ना? कि कुछ लोग इतना अग्रेसिव हैं कि ऊपर वाले को भी ट्रेड कर लें, कुछ लोग इतना कंजर्वेटिव हैं कि नीचे वाले को भी ट्रेड कर लें। और मैं यदि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहता हूं कि मैं सेल को काफी टाइम से देखता आया हूं, मैंने इसमें डिमांड सप्लाई को, मैंने तो यार इन डेली के डिमांड से एक्शन देखा, इन एरिया से एक्शन देखा, इस कंसोलिडेशन के बाद इसको नीचे आना चाहिए था, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रहा था, फिर भी ये ऊपर गया। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला डिमांड जोन भी चल जाएगा और नीचे वाला डिमांड जोन भी चल जाएगा। क्या ये मेरे लिए, क्या ये एक मेरे लिए, बिल्कुल ही, क्या ये वाली बात मेरे लिए एक बिल्कुल ही मेरे तजुर्बे के अकॉर्डिंग बात हुई? मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, बिल्कुल। और फिर कोई डायरेक्ट ही मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें जंप करेगा ना, शायद आज उसको पता चल जाए कि हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट नेक्स्ट ट्रेड में उसके फेल होने के चांसेस होते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो खुद ही गेन करो। अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा जो है वो खुद ही बढ़ाओ, खुद ही गेन करो, खुद ही प्रैक्टिकल करो, खुद ही सोचो कहां पर, इन दोनों में कहां पर ट्रेड होगी। दोनों को ट्रेड करेंगे या नीचे ट्रेड करेंगे, ये कंप्लीटली आपके खुद के इंडिविजुअल के ट्रेडिंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा, खुद के इंडिविजुअल ट्रेडिंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। आई बात समझ? अब फिर मैं ये, मेरा देखो बार बार हर क्लास में एक ही बात को रिपीट करने का भी मोटो सिर्फ एक ही है कि आप जल्दबाजी में कुछ ना करें। आप चार्ट को देखें, ईच एंड एवरी एनालिसिस को कंप्लीटली देखें। टाइम लगे कोई बात नहीं, 30 मिनट लग रहे हैं कोई बात नहीं, 1 आवर लग रहे कोई बात नहीं, ये आपको मेहनत आपको पे करेगी, 100% करेगी, 100% करेगी। अब पता है इसमें कुछ कुछ बातें, इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी हैं कि यदि ऊपर वाले डिमांड जोन में आकर प्राइस चली गई और आप शायद नीचे वाले डिमांड जोन का वेट कर रहे थे, आप शायद नीचे वाले डिमांड जोन का वेट कर रहे थे, तो आपकी एंट्री मिस हो जाएगी, होगी या नहीं? तो उसमें फिर आपको क्या 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 करना होगा, क्या स्टेप होगा आपका? एंट्री मिस होगी, ठीक। बट बताऊं, आज आप कह रहे हो कि आप नेक्स्ट ट्रेड करोगे, मुझे पता है आज कह रहे हो नेक्स्ट ट्रेड करोगे,
बट जब एंट्री मिस होगी ना, यहां से प्राइस ऊपर जाने लगी ना, आपका दिल होगा कि यार यहां बाय कर लो। फिर शायद किसी का यहां पर भी दिल हो कि यहां बाय कर लो। हर एक पॉइंट, हर एक स्टॉपेज पर आपको लगेगा कि मैं यहां बाय कर लूं, यहां बाय कर लूं। हर एक एवरी स्टॉपेज पर आपको लगेगा कि मैं कोई पॉइंट है जो जहां पे बाय करना चाहिए, ऐसा लगेगा ना। और वही पॉइंट होगा जो आपको वापस से आपके पुराने वाले जर्नी में ले जाएगा, ट्रेडिंग की, लॉस मेकिंग ट्रेडिंग की जर्नी। मैं अपना खुद का पिछले पिछले बैच के टाइम पर मेरा खुद का जो ट्रेड्स चल रही थी उनके बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर निफ्टी अच्छा खासा डाउन आया था। यहाँ पर कुछ कुछ था, ये वाला, ये जो मार्कर रखी ना, ये ये वाला पॉइंट था। यहाँ पर आया, मेरे पास कॉल थी। जनरली हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में कम ट्रेड करते, बट ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली कि क्वार्टरली के ही डिमांड जोन में आ गया, तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक। वो ट्रेड ने यहां से शायद 22,000 के आसपास की वो कॉल थी, यहां से ऊपर गया, ये वाली रेंज एंजॉय करी, ये वाली रेंज भी एंजॉय करी, शायद ये वाली यहां तक मैंने होल्ड किया हुआ था, क्योंकि लास्ट अप्रैल में छुट्टियां भी बहुत थी, यहां तक मैंने एंजॉय किया। और मैं बता रहा हूं कि हाँ मेरे पास है, मैं होल्ड किया हूं, आप मत करना, मैंने होल्ड किया हुआ। और यहां मेरे एग्जिट करने के बाद जिस दिन ये कैंडल ओपन हुई, शायद ये 15 अप्रैल वाली, ये वाली कैंडल, उस दिन मैं खुद, मैं जो फील कर रहा था कि यार मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता था, मैंने जल्दीबाजी तो नहीं कर दी एग्जिट करने में। और ये फील करते हुए मैं खुद से ही ये खुद का इवैल्यूएशन करता, खुद से जांच पड़ताल करता, खुद से बातचीत कर रहा था कि मुझे अब कोई ऐसी दूसरी ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि ये रैली मुझसे यार मिस हो गई। आपका दिल सेम करेगा। मैंने फिर अपनी खुद की थिंकिंग को वापस रिवर्स किया तुरंत से पहले, नहीं करना। ये करके कि ये इतनी रैली मिस हो गई, किसी स्टॉक को ढूंढ लूं, कुछ मिस हो गया, जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग टूल्स में से आपकी एंट्री मिस हो गई तो आप उसी के पीछे पड़े, नहीं। आपके अंदर ऐसा कुछ होगा कि आपका खुद का पैसा गया, यहां आ सकता था और वो गया। फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेल में ही ऐसा सोचो, आप किसी दूसरे स्टॉक में, आप किसी दूसरे स्टॉक के बारे में ऐसा सोच सकते हो कि ये नहीं तो दूसरे स्टॉक में करता हूं, बट करता हूं, एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। और वही एक ऐसा स्टेप होता है, वो मैं निफ्टी का एक्सपीरियंस इसी वजह से शेयर कर रहा था कि आप मत करना। मैंने जैसे अपनी सोच को तुरंत कन्वर्ट कर दिया कि क्या ये वाकई में जरूरी है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है कोई अपॉर्चुनिटी, या सिर्फ मैं अपने एक मक्कार से मन को और ज्यादा अच्छी तरह से पानी पिलाना चाह रहा हूं, और ज्यादा अच्छी तरह से उसको पालना चाह रहा हूं कि हाँ, कि मुझसे कुछ मिस हो गया तो मैं अब उसकी भरपाई करूंगा। वो जब वो पता है क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा सोच लेते हैं, थोड़ा अपने अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कुछ सोचने वाला बनाते हैं, कि सोच कर करने वाला, सिर्फ करने वाला नहीं, सोच कर करने वाला, तो फिर आपको ये सारी बातें प्रोज एंड कॉन्स पता होती है। वही बात की, इफ यू हैव प्लान फॉर समथिंग, आपने किसी के लिए कुछ प्लान कर रखा है, तो वो आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगी नहीं। साइकोलॉजी को डिस्टर्ब सिर्फ वही घटनाएं करती हैं जिनके लिए आप प्री प्लान नहीं है, जिनके लिए आप बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं है। तो कभी भी एक ट्रेड यदि ऐसी कोई मिस हो, ऊपर चली जाए, आपको लगे इसमें इतना प्रॉफिट हो सकता था, वहां पर ऐसा मन मत बनाइएगा कि अब मैं दूसरी ट्रेड जल्दी जल्दी से फाइंड आउट करूं। इस बात को याद रखना। ओबेर और रियलिटी मैंने आज ही एग्जिट किया, मैंने 3 दिन पहले लिया था। इस वीकली के सप्लाई जोन में पहुंचा ये, कुछ लोगों ने इसको ऐसे मार्क कर रखा था, मैंने इसको ऐसे मार्क कर रखा था। मेरे हिसाब से यहां पर टेस्टेड था ओबेर रियलिटी, क्योंकि ऊपर वाले इस पॉइंट में तो एक पूरी सेलिंग है ना, ऊपर वाले इसमें तो अच्छी सेलिंग कहूंगा ना, कि हाँ जिस ओरिजिन को पहचानना चाहते हैं हम वही ओरिजिन है। यस सर, नो, जिस ओरिजिन को पहचानना चाहते हैं वही तो ओरिजिन है ये। बट ऊपर का पूरा ये जोन था। प्राइस यदि मेरी नीचे से इस तरह से मार्किंग थी, प्राइस इसमें पहुंची, यहां से नीचे आई, 2-3 वीक, 2 वीक यहां पर स्ट्रगल किया, फिर ऊपर गई। और यहां पर डेली पर जब हम गए ना, लास्ट मतलब परसों की बात है, यहां पर प्राइस पहुंचती है इस एरिया में, ये वाले एरिया में, परसों नहीं, उससे एक दिन पहले, हाँ उससे परसों से भी एक दिन पहले।
हाँ, मंगलवार की ही बात है शायद। यस, यहाँ पर हाँ मंगलवार की बात है। यस, यहाँ पर प्राइस पहुंची। मुझे ये कैंडल बनते बनते लगा कि ठीक है, मुझे बाय कर लेना चाहिए, मैं बाय कर लूंगा। मैंने बाय किया और नेक्स्ट डे प्राइस बहुत, और ये बाय पता है, आप देखोगे बहुत ध्यान से, ये डेली के सप्लाई जोन में बाय हुआ है मुझसे। ये डेली के सप्लाई जोन में बाय हुआ है मुझसे। बट देखो मैं क्या सोच रहा था, मैं लोअर टाइम फ्रेम की कैंडल बता रहा हूं कि प्राइस पहुंच तो गई है ना। 75 मिनट देखिएगा, एक सेकंड। क्योंकि ये कुछ लाइव एक्सपीरियंस होते हैं ट्रेड के ना, वो लोग ज्यादा ज्यादा लंबे टाइम तक याद रखते हैं। 75 मिनट पर, ये तो नेक्स्ट डे ट्रेड लेने के नेक्स्ट डे प्राइस इस डिमांड जोन में आई थी, बट जिस दिन ट्रेड ली थी वो थी थर्ड जोन। थर्ड जोन के दिन 75 मिनट पर ये पिक्चर थी, मैंने ले लिया, मैंने गैप अप हुआ, मुझे पता चल गया सप्लाई जोन में गया डेली के, ठीक है ले लेता है। ये यहां पर आप एक सेकंड ये देखिए, क्या ये 15 मिनट की कैंडल ऐसे बता रही है कि ये सप्लाई जोन में, डेली के सप्लाई जोन में प्राइस पहुंची है। यस, और डेली के सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया, अच्छा खासा मतलब रिएक्शन आया कि हाँ, डेली के सप्लाई जोन ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया। ये अभी तो ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपसे कह रहा हूं अभी आप यही समझें, क्या मैं कह सकता हूं प्राइस 15 मिनट के डिमांड जोन में आई। जब ये यहां से ऐसे रिकवर होने लगी, मैंने ये शायद ये कैंडल बन रही होगी, तब जाकर इस ट्रेड में एंट्री करी। तो ठीक है, अब करते, अब हो जाता है इसमें, अब ये गाड़ी चलने लगे, इसमें हो जाता है। डेली के सप्लाई जोन से नीचे आना, 15 मिनट के डिमांड जोन से ही रेस्पेक्ट हो जाना, ये मेरे लिए एक साइन था। और मेरा इसमें ये सोचना कि ये वीकली का सप्लाई जोन ऑलरेडी पहले से टेस्टेड है, ये वाला पॉइंट टेस्टेड है, मैंने बाय कर लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता था मुझे कहाँ एग्जिट हो जाना है। नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर जाती है, बट फिर से नीचे। 1800 की कोई कॉल थी, 65 रुपीज के आसपास की ली हुई थी मेरी, जो आज शायद 110 के आसपास क्लोजिंग दी जिसने। यहां से इतना शानदार तरीके से नीचे, वो शायद कॉल 40 या 35 रुपीज आ गई थी, इतना नीचे आ गई वो कॉल, इतना नीचे आ गई थी। मेरा बिल्कुल साइकोलॉजी जैसी थी वैसी, कि हाँ थोड़ा डेली के सप्लाई जोन में डीप में गई है, और ऊपर जाएगी, और डीप में जाएगी तो शायद और ऊपर जाएगी। और जैसे ही प्राइस नीचे आई, मैंने कोई एवरेज भी नहीं किया कि मुझे एवरेज करना है, नहीं, जनरली हम लोग ऑप्शन एवरेज नहीं करते। ये एक 75 मिनट का नॉर्मल सा डिमांड है, कोई बहुत बढ़िया डिमांड है नहीं, प्राइस है 75 मिनट के नॉर्मल से डिमांड में पहुंचती है, और इस डिमांड से जैसे रिकवरी होकर ये एक दो कैंडल बनने लगी, अपने आप कॉन्फिडेंस बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो कैंडल, क्योंकि भाई इस 75 मिनट के डिमांड ने रोक लिया ना, कुछ सेलिंग को रोक लिया ना, बस उसके रोकते ही फिर और कोई और कॉन्फिडेंस बन गया, और आज आप देख लीजिए ये आराम से 5 to 6% 105 रुपए पर, 106 रुपए पर मैं एग्जिट हुआ हूं उस कॉल से। उसमें मुझे ये नहीं है कि भाई मैंने हाईएस्ट पॉइंट पर ही एग्जिट हो जाना था, नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पर एग्जिट आज तक मार्केट का बॉटम, और कौन पहचान पाया है, पहचान पाया क्या, क्योंकि मार्केट यहां तक तो पहुंचेगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहीं से एग्जैक्टली बॉटम और अपर पॉइंट ऐसा कोई नहीं पहचान पाया। इसका हाई है 118.50 का, और जिस दिन नीचे आया था उस दिन 41 रुपीज का लो, 40 रुपीज के आसपास का लो। ठीक है, मैं 104 पर एग्जिट हो गया, मुझे लगने लगा ठीक है सैटरडे संडे एग्जिट हो जाए, हो जाते हैं, कोई दूसरी ट्रेड ढूंढ लेंगे। मैं इसमें यहां तक भी होल्ड कर सकता था कि यार ये डेली का सप्लाई है, और एग्जैक्टली यहाँ पर एक वीकली का ये वाला पॉइंट है, डेली का सप्लाई है, यहां तक मैं होल्ड कर सकता था, बट मैंने कहा नहीं यार, सैटरडे संडे है, ठीक है, जैसा भी है, जितना मिला ठीक है, इतना बहुत है, कोई दूसरी ट्रेड कर ली मैंने। LIC और कल्याण ज्वेलर्स, वो चल रही है, वो तो उसको देखते हैं, इसमें जितना मिलना था उतना मिल गया। बट ये वाली बात बताने के पीछे यही लॉजिक कि इसमें यहां पर इस सप्लाई जोन का इतनी शानदार तरीके से, कोई ये कहेगा कि सर वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री ली, ठीक है, उसने ये देखा सिर्फ जल्दबाजी में तो दिख गया कि वीकली का सप्लाई जोन है, कोई पूरी तरह से पहले से ही, मैं इसकी पूरी तरह से एनालिसिस करके बैठा था, जिस वीकली के सप्लाई जोन ये वाला मार्क करके बैठा था पहले से, ये वाला भी मार्क करके बैठा था, मुझे पता था कि हाँ ठीक है, मेरे पास एक बार का इस सप्लाई जोन से रिएक्शन आया, बट बाइंग कहीं पीछे नहीं हटी, बायर्स पीछे नहीं हटे, बायर्स प्राइस को और अंदर तक लेकर गई, बाइंग और ऊपर जाती, ऊपर तक गई। लग रहा है ना कि जैसे जैसे सप्लाई जोन को स्लो पॉइजन दिया जा रहा हो,
सप्लाई जोन को स्लो पोजीशन दिया जा रहा हो। बस ऐसा ही हुआ और ये कैंडल एंजॉय करी। अब इसमें वो रिस्क है तो इस कहे वाली बात एनालिसिस के बिहाफ पर, मेरी पूरी प्रिपरेशन के बिहाफ पर, मेरी पूरी प्रैक्टिस के बिहाफ पर, और उसमें सिर्फ ये वीकली के सप्लाई जोन कहानी नहीं है, सेम कहानी जो मैंने स्ट्रिंग टूल में बताई, क्या मैं कह सकता, और पता है ये इस ओब्रो रियलिटी में ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था, जिसको ये जो क्वार्टरली का डिमांड, एक सेकंड इसको मार्क करता हूं पूरा, ये मेरी जो ट्रेड ट्रेड स्टॉप लॉस हुई ना उसके बारे में बोलता हूं। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था, मंथली पर ये पिक्चर थी, और डेली पर मेरे पास, वीकली पर कुछ अच्छा नहीं है, वीकली पर कुछ भी अच्छा है क्या इसमें क्वार्टरली के डिमांड जोन के अकॉर्डिंग? कुछ भी नहीं था। डेली पर मैंने ये एरिया को ट्रेड किया हुआ था, बहुत मस्त तरीके से स्टॉप लॉस हुआ, हो गया तो हो गया, बहुत अच्छी तरह से स्टॉप लॉस हो गया, हो गया तो हो गया, ठीक है, अब मैं क्या करूं? नहीं चली कोई ट्रेड, ये पार्ट है गेम का। तो मेरे रडार पर ये आया कि अब वापस से क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंची प्राइस, क्या कह सकता हूं, प्राइस एक्शन यही कह रहा है, टॉप डाउन अप्रोच यही कह रही है, स्टॉक क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंचा है, स्टॉक मंथली के भी डिमांड जोन में पहुंचा है, स्टॉक वीकली के भी डिमांड जोन में पहुंचा है, तीनों टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में पहुंचा है, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, और वहीं से ये रिएक्शन आ रहा है। फिर उसके बाद ये वीकली के डिमांड जोन को फॉलो होना, वो सब दिख रहा है, सब हो रहा है, सब दिख रहा है कि सब कुछ बड़े टाइम फ्रेम की बाइंग के सपोर्ट के साथ हो रहा है, इंडिविजुअली कुछ नहीं हो रहा है। वीकली का सप्लाई जोन अकेला नहीं, वीकली का डिमांड जोन अकेला नहीं, कोई 15 मिनट का डिमांड जोन अकेला नहीं, सब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से हो रहा है, सब कुछ। हाँ, डेली पर भी था, ये डेली का भी एरिया है, इसी ने कॉन्फिडेंस दिया और ऐसा ही होगा। आई बात समझ में? और स्टॉक ऑप्शन का स्टॉप लॉस लगाना, देखो स्टॉक ऑप्शन का स्टॉप लॉस यदि लगाना चाहते हो तो वो उसका कौन कौन मतलब जानना चाह रहा है कि हाँ स्टॉक का, मैं बताता हूं कि भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि स्टॉक ऑप्शन में एसएल हम आसानी से नहीं लगा पाते। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में स्टॉक में तो स्टॉप लॉस पता है हमें कि कहाँ एग्जिट होना है, कि ये एंट्री और ये एग्जिट। जब ऑप्शंस लेते हैं तो गड़बड़ होती है। स्वप्निल कह रहे हैं और भी 4-5 लोग कह रहे हैं, आप यदि ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो अपने डीमेट अकाउंट में से ऑप्शंस के सेगमेंट को क्लोज करवा दो 1 साल के लिए। इससे बड़ा स्टॉप लॉस पॉइंट कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, बात भले ही मजाक लग रही हो आपको, अपने डीमेट अकाउंट से उस, या जिसमें क्लोज नहीं हो सकता ऑप्शन सेगमेंट, उस डीमेट अकाउंट को क्लोज करवा के नया अकाउंट ओपन करवाओ जिसमें ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं हो। इससे बढ़िया अच्छा एसएल 1 साल के लिए कोई नहीं है। जब आप इक्विटी की पावर समझ जाएंगे ना, तब आपको एसएल करना आएगा। यदि आपका अभी यही भ्रम है सब किसी भी इंसान का कि भाई स्टॉप उसकी पावर ज्यादा है ऑप्शंस की, तो फिर ना तो ऑप्शंस की पावर से भी गए और इक्विटी की पावर से गए। कोई सीरियस लेना चाहता है तो इसको लेना, मैं बता रहा हूं 1 साल बाद आप दुआएं दोगे, कहोगे कि हाँ किसी ने कोई ऐसी अच्छी सलाह दी जिससे मेरा इतना पैसा बच गया और मैं मार्केट में सरवाइव कर पा रहा हूं। इक्विटी, ओनली इक्विटी, 1 साल तक करो। मार्केट आप हम आप नहीं रहेंगे ना, तब भी मार्केट रहेगा, तब भी ये इक्विटी ऑप्शन सब कुछ रहेगा। 1 साल तो क्या छोटी सी चीज है। और ऑप्शन का कोर्स एनरोल किया, ठीक है, उसमें बने रहो, ठीक है, क्या परेशानी। आप 1 साल नहीं 5 साल बाद भी करेंगे तो चलेगा। चलिए, आइए ओवरऑल रियलिटी में बात समझ में आप लोगों को। वेरी गुड। हाँ, क्लास से पहले मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, बट क्लास में जैसे ही बोलने लगा, चार्ट पर डिस्कशन होने लगा, सब ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, नहीं आवाज में किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? नहीं, नहीं आ रही है। राहुल, आप ही के इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगी, सब लोग मना कर रहे हैं। आज के 2 टॉपिक हैं, उसमें से पहला टॉपिक 20 EM, और 20 EM में है एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर के लिए।
कल तक जो 20 ईएमए हम पढ़ रहे थे, वो वो एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर के लिए नहीं था। वो सॉरी, वो 50 ईएमए के साथ था और क्रॉसओवर के थ्रू एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर था। ये सिर्फ इंडिविजुअल 20 ईएमए की बात कर रहा हूं, सिर्फ इंडिविजुअल 20 ईएमए, उसको भी हम एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे सकते हैं। और उसका जो एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर होता है ना, वो मतलब हमें किस किस चीज